कल आपका आईपीसी में भूल के बारे में बताया जा रहा था, मिस्टेक के बारे में। और उसमें आपका बताया गया कि भूल से संबंधित जो प्रावधान आईपीसी में है वह सेक्शन 76 और 79 में दिए गए हैं। पहले दोनों सेक्शनों को आपको लिखना है मेंस में बेयर एक्ट की भाषा। फिर आपका एसेंशियल एलिमेंट निकालना है और 5 आवश्यक तत्व हमने निकाला था, दोनों को मिक्स करके। पहला आवश्यक था कि विधिक बाध्यता आपका 76 में आएगा, यानी कि ये बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाउंड है और वह व्यक्ति उस कार्य को करता है तो उसने कोई ऑफेंस या अपराध नहीं किया। और इसमें आपका एक दृष्टांत डाल देंगे, आपका सैनिक वाला दृष्टांत आप डाल देंगे। और जो सैनिक वाला पहला दृष्टांत एक लाइन का है केवल, और वह दृष्टांत ये है कि ये एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के समादेश के अनुवर्तन में भीड़ पर गोली चलाता है और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह उस कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य था, यानी कि अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानने के लिए कानूनन बाध्य था। इसके बाद आपका आदेश को दो भागों में आप बांटेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी का जो आदेश होगा वैलिड होगा और एक आपका इनवैलिड होगा। तो वैध आदेश में सैनिक को बचाव मिलेगा और अवैध आदेश में सैनिक को कोई बचाव नहीं मिलेगा। फिर आपका दूसरा आपका बताया गया था 79 में विधिक न्यायानुमतता क्या है, और इस पर आपका एक उदाहरण बताया गया था कि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य कौन है, पुलिस अधिकारी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अभियुक्त को अरेस्ट कर लेता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया और कानून उसके कार्य को एक्सक्यूज या क्षम्य करता है, क्योंकि वह विधि द्वारा उस कार्य को करने के लिए जस्टिफाई या न्यायानुमोद्य है, यानी कि उसका कार्य कानूनन उचित माना गया है, बाध्य नहीं है। तीसरा पॉइंट आपका बताया गया था मिस्टेक में आपका तथ्य की भूल। तो धारा 76 और 79 दोनों में एक बात ये समान है कि तथ्य की भूल बचाव देती है, विधि की भूल बचाव नहीं देती। तथ्य की भूल होती क्या है ये हम बताए थे। फिर तथ्य की भूल कब बचाव होगी, जबकि आपका अभियुक्त ने गुड फेथ में काम किया हो, यानी कि सच्चाई जानने के लिए जितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी अभियुक्त ने उतनी जांच पड़ताल की, लेकिन फिर भी उससे मिस्टेक हो गया तो वह बचाव का हकदार होगा। शेर से लेकर और तमाम उदाहरण कल बताए गए। अब हमें जो चलना है कि अब आया कि तथ्य की भूल कब बचाव नहीं देगी, इस यानी कि 76 और 79 आपको कब बचाव नहीं देगी। 3 अपवाद बताया गया था और तीनों अपवाद याद करके जाइएगा। पहला मैं बताया था, जिन अपराधों में आशय का होना आवश्यक नहीं है उसमें तथ्य की भूल कोई बचाव नहीं देगी, क्योंकि आपका 76 से लेकर 95 तक इस आधार पर बचाव दिया जाता है कि व्यक्ति एक्टस रिया करता है लेकिन मेंस रिया नहीं होती। तो जो अपराध बिना दुराशय के भी दंडनीय है उसमें मिस्टेक का फैक्ट का कोई बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा, जहां कोई व्यक्ति अगर उचित जांच पड़ताल करता तो वास्तविकता जान लेता
तो वहाँ भी आपका बचाव उसे तथ्य की भूल का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया। और तीसरा आप लिखेंगे श्रद्धा जनित विश्वास यानी कि श्रद्धा जनित विश्वास के मामलों में भी तथ्य की भूल कोई बचाव नहीं देगी। यानी कि ए यह विश्वास करता है कि बी को प्रेत ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, और बी को टार्चर करता है, मारता पीटता है। ए धारा 76 का या 79 का बचाव का हकदार नहीं होगा, क्योंकि ये श्रद्धा जनित केवल क्या है, विश्वास। इसके बाद आपका दो शब्द और बचे हैं व्याख्या के लिए। आपका विध की भूल यानी कि मिस्टेक का फैक्ट, और तीसरा ये चौथा है, और पांचवा गुड फेथ यानी कि सद्भावना। तो चौथा हम व्याख्या कर रहे हैं। इसमें जब चौथे की व्याख्या करिएगा तो कम से कम दो केस इसमें जरूर ऐड करिएगा, एक आर बनाम प्रिंस का और एक मेयर हंस जॉर्ज का यानी कि एमएच जॉर्ज का। दो केस जरूर याद करिएगा। विध धारा 76 और 79 दोनों धाराओं में यह सिद्धांत निहित है कि विधि की भूल मिस्टेक का फैक्ट एक्सक्यूज नहीं है, क्षम्य नहीं है। विधि की भूल क्षम्य न होने का जो सैद्धांतिक आधार है या जूरिस्प्रूडेंशियल बेस है वह ये है कि विधि की भूल क्षम्य इसलिए नहीं बनाई गई है कि अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाए तो प्रत्येक अभियुक्त न्यायालय में शुरुआती दौर में ही यानी कि प्रारंभिक तौर पर यही प्ली लेगा, यही अभिवचन करेगा कि मैं विधि जानता ही नहीं था, अतः मैं बचाव दिया जाए। तो चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम भारतीय कानूनों का हमें नॉलेज ही नहीं था तो विधि की भूल या मिस्टेक ऑफ लॉ किसी भी सूरत में एक्सक्यूज नहीं है, क्षम्य नहीं है। अगर विधि की भूल को क्षम्य बना दिया जाए तो न्याय प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाएगा और रोज न्यायालय में प्रश्न यही उठेगा कि क्या अभियुक्त कानून जानता था कि नहीं। इसका कारण ये है कि विधि की भूल क्षम्य न होने का ये भी कारण है कि लोग सतर्क रहेंगे और कानून को जानेंगे। अगर विधि की भूल को भी क्षम्य बना दिया गया तो लोग निष्क्रिय हो जाएंगे और कानून जानने की जो जागरूकता है वह समाप्त हो जाएगी। अतः चाहे भारतीय व्यक्ति हो या कोई विदेशी हो, किसी को भी विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी कि चाहे भारतीय कोई अपराध करे, कोई विदेशी व्यक्ति अपराध करे, भले वह भारत के कानूनों को एक अक्षर न जानता हो, फिर भी ये अनुमान करके चला जाएगा, ये कल्पना की जाती है कि आप सभी भारतीय कानूनों का ज्ञान रखते हैं। इसके लिए आपका हल्का सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो लिखना नहीं है। आपका एक्स्ट्रा ये जानना है कि चूंकि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, अतः सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वह जब भी कोई कानून बनाए तो उसका प्रचार प्रसार करे, उसको अधिसूचित करे, नोटिफाई करे, उसको आपका प्रकाशित करे। अगर सरकार ने बिना प्रकाशन के किसी कानून को लागू कर दिया है तो वह लागू करना अवैध होगा। और उच्चतम न्यायालय ने हरला बनाम राजस्थान राज्य के वाद में इस नियम की पुष्टि की। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने हरला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये बता दिया कि
बिना प्रकाशन के किसी कानून को लागू करना अवैध होगा। तत्पश्चात आपका तमाम विद्वान तमाम बातें कहते हैं, उतना नहीं आगे बढ़ना है। बस एक लाइन आपका दो केस याद रखना है। पहला आर बनाम प्रिंस का, और दूसरा आपका जो रखना है एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का। आर बनाम प्रिंस के बाद में आपका मैं दुराशय पर लिखवाया भी था, बताया भी था। फिर हम एक बार आपका इसको बता रहे हैं, ये 76 में भी लिखना पड़ेगा। फिर जब किडनैपिंग आप पढ़ेंगे, यानी कि जब आप व्यपहरण पढ़ेंगे, वहाँ भी आएगा। यानी कि 3 जगह ये केस आएगा, एक मेंसरिया में, दूसरा आपका 76 में, 79 में मिस्टेक में, और तीसरा आपका किडनैपिंग यानी कि व्यापहरण में। तीनों जगह लिखना पड़ता है। देखिए आपका आर बनाम प्रिंस के बाद में एक 14 वर्षीय लड़की थी जिसका नाम एनी फिलिप्स था, और अभियुक्त जो प्रिंस था वह लड़की से मिला। लड़की से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है। लड़की ने कहा कि मेरी एज 16 साल से ऊपर की है। तो इंग्लैंड में आपका एज 16 से कम है, और लेकिन भारत में अनुधारा 361 आईपीसी के तहत ये एज 18 से कम है। भाई इंग्लैंड में आपका कहाँ कितना से कम, 16 से लड़की हो कम, और भारत में एज अधिक है, कितना से कम, 18। किडनैपिंग के लिए लड़की देखने में भी 16 से अधिक लग रही थी। अभियुक्त लड़की की सम्मत से, उसके बिना गार्जियन के सम्मत के, उस लड़की को किडनैप किया, यानी कि ले गया। तत्पश्चात प्रिंस पर किडनैपिंग का मुकदमा चला। वह अपना सद्भावना का तर्क दे रहा था, लेकिन न्यायालय ने उसके तर्क को अस्वीकार कर दिया, और मुख्य न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने और अन्य न्यायाधीशों ने अभियुक्त को किडनैपिंग के लिए दंडित किया, और कहा कि किडनैपिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें आशय की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि मात्र एक्टस रिया या आपराधिक कार्य के आधार पर किडनैपिंग में व्यक्ति दोषी होगा, आशय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। दूसरा केस आपका एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का है। इस वाद में एमएच जॉर्ज विदेश से सोना लाया था अधिक मात्रा में, एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया। वह तर्क सुप्रीम कोर्ट में ये दे रहा था कि हजूर, हम अभी अभी भारत की धरती पर उतरे हैं और हमें भारतीय कानून का ज्ञान नहीं था कि इतनी मात्रा से अधिक सोना लाना भारत में दंडनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले तुम विदेशी हो, अभी अभी भारत की धरती पर कदम रखे हो, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, और तुम कानून का उल्लंघन किए हो तो क्या होगे, दोषी ठहराए जाओगे। यानी कि कुल मिलाकर ये नियम निकला कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ है, यानी कि हम तो कानून जानते ही नहीं थे, ये किसी भी हाल में एक्सक्यूज नहीं है। अब जाकर आयोग से ये कहिए कि और समय बढ़ाया जाए, हम तो पढ़े ही नहीं थे, तो क्या आयोग आपकी बात सुन लेगा? या हम तो बीमार पड़ गए थे, घर में कोई बीमार पड़ गया, हम तो बाहर चले गए थे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप चाहे बीमार हो और चाहे आपका स्वस्थ हो, चाहे कोई फंक्शन पड़ गया हो आपके घर में, आयोग इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार उदाहरण भी बताया जाता है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ चिकन कर रहे हैं, कहाँ 2 बूंद ले रहे हैं, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। बस आपका जैसे आयोग को परीक्षा से मतलब है, वैसे ही हमें भी किससे मतलब है, केवल पढ़ाने से, पढ़ाई से,
अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप व्यक्तिगत जीवन में आप क्या है क्या नहीं है, 52 बीघा पुदीना वाले हैं या आपका 52 बीघा प्याज वाले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और मैं लोगों की किस्सा कहानी भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि आप लोग आकर अपना दुखड़ा रोते हैं, उससे भावनाएं आहत होती हैं और एक दो दिन आपका मन दुखित रहता है, उसको उसका पढ़ाने पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई, आपकी समस्याएं ठीक हैं, थोड़ा बहुत बताए और दूसरे को न बताइए, क्योंकि दूसरा उसका क्या उठा सकता है, गलत फायदा भी। आपका देख ही रहे हैं गलत फायदा कितना लड़कियों के मामले में अश्लील वीडियो बनाकर उठाया जा रहा है, कभी बाप से पैसा तो कभी शारीरिक शोषण। अब मीडिया में आप रोज देख रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक आदमी समाचार और सोशल मीडिया से क्या है, जुड़ा है। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ये याद रखिए। लेकिन लेकिन हल्का सा हम लगा रहे हैं, क्षम्य तो नहीं है विधि की भूल। लेकिन अगर अभियुक्त ये कहे कि हम वास्तव में कानून नहीं जानते थे, तो जब न्यायालय दंड देते हैं तो हो सकता है, न्यायालय बाध्य नहीं है कि हल्का सा दंड की मात्रा क्या कर दें, कम, लेकिन सजा मिलेगी। ये हो सकता, मैं बता रहा हूँ, बाध्य नहीं है, ये न्यायालय का क्या है, विवेक, चाहे कम करे या न। अंतिम जो शब्द है आपका गुड फेथ, यानी कि सद्भावना पूर्वक। सद्भावना यानी कि जो तथ्य की भूल होनी चाहिए वह गुड फेथ में होनी चाहिए, सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए, बोनाफाइड में होनी चाहिए। सद्भावना पूर्वक शब्द इस संहिता की धारा 52 में स्पष्ट किया गया है और नकारात्मक रूप से किया गया है। जब कोई व्यक्ति उचित सतर्कता और सावधानी से कार्य नहीं करता या ध्यान देकर कार्य नहीं करता, तो हम कहते हैं कि उसने सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया है। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि जब आपसे मिस्टेक का फैक्ट हो रहा है, जब आपसे तथ्य की भूल हो रही है, तो आपने वास्तविकता या सच्चाई जानने के लिए जितना आप कर सकते थे, यानी कि वास्तविकता का पता लगाने में जितना आप कर सकते थे आपने किया, लेकिन फिर भी आपको भ्रम हो गया, आपसे भूल हो गई। अब ये नहीं कि शांति से बैठे हैं, वास्तविकता का पता ही नहीं लगा रहे हैं, यानी कि क्या बात सत्य है, कौन सी बात झूठ है। आपको जितना भाई प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास आपने किया, फिर भी आपसे क्या हो गई, भूल। तब तथ्य की भूल बचाव देगी और कहा जाएगा कि आपने सद्भावना में कार्य किया। जैसे उदाहरण के रूप में एक एक पुलिस अधिकारी है, बी को गिरफ्तार करने जाता है और गिरफ्तार किसको कर लेता है, सी को। तो कानून ये कहता है कि ये पुलिस अधिकारी से तथ्य की भूल हुई है, लेकिन ये भूल पुलिस अधिकारी जानबूझकर नहीं किया है, यानी कि दुर्भावना में न करके कैसे किया है, सद्भावना में। तो कब हम कहेंगे कि पुलिस अधिकारी ने सद्भावना में कार्य किया, तो सी ही भी है। इस बात के बारे में जितनी जांच पड़ताल उस पुलिस वाले को करनी चाहिए थी उतनी जांच पड़ताल किया, फिर भी सी को ही भी समझकर वह गिरफ्तार कर लिया, तो हम कहेंगे कि पुलिस अधिकारी ने सद्भावना में कार्य किया है और धारा 76 के दृष्टांत नंबर 2 के तहत ऐसा पुलिस अधिकारी बचाव का हकदार होगा। और बिना जांच पड़ताल किए हुए सी को गिरफ्तार कर लिया भी समझकर, तब कोई बचाव नहीं मिलेगा
और मिथ्याबंदीकरण या सदोष परिरोध के लिए ऐसा पुलिस अधिकारी दंड का क्या होगा भाग। इस प्रकार जो मिस्टेक था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या तो समस्या बनेगा या आपका फुल क्वेश्चन भी बन सकता है, सतर्क रहना है। अगला क्वेश्चन पर आया जाए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वह आपका 76 के बाद 77 धारा पर समस्या बन सकती है। और आपका फुल क्वेश्चन तो मुश्किल होता है, लेकिन एक समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाता है। और वह समस्यात्मक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है और वह अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करते हुए एक अभियुक्त को 7 वर्ष तक के कारावास की सजा देता है। इस सजा की वैधता की परीक्षण करिए, क्या मजिस्ट्रेट इस दंड के लिए दायी होगा कि नहीं। तो आप 77 ये कहती हैं कि अगर किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने चाहे सद्भावना और चाहे दुर्भावना में कार्य किया हो, अगर अपने अधिकारिता के अंदर वह है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी कि अधिकारिता के अंदर दंड देना या आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है, चाहे दुर्भावना में दे या किस में, सद्भावना। तो बताइए, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकतम कितना सामान्यतः दंड दे सकता है? 3 वर्ष। तो अगर किसी अभियुक्त को वह 3 वर्ष की सजा देता है, चाहे दुर्भावना में दे चाहे सद्भावना में, हमेशा वह उसका कार्य एक्सक्यूज होगा, क्षम्य होगा। अब आपका उल्लंघन कराइए अधिकारिता का, 3 साल दंड दे सकता था और दंड कितना दे दिया? 7 साल। तो आप लोग बताइए, अल्ट्रा वायरस चला गया, अधिकारिता का उल्लंघन किया। अब यहाँ सद्भावना दुर्भावना काम करेगी। अगर अधिकारिता का उल्लंघन सद्भाव पूर्वक किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट धारा 77 में बचाव का हकदार होगा। और अगर जानबूझकर यानी कि दुर्भावना में अगर दंड दिया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट बचाव का हकदार नहीं होगा। और आईपीसी की धारा 219 और 220 के तहत ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड का भागी हो सकता है। तो कम चांस है, एक बार आपका केवल एक बार ये क्वेश्चन आपका ये उत्तराखंड में समस्या बनी है। वैसे बिहार में हमें लगता है कम चांस है। अगली धारा आ जाइए 78, देखा जाए, यहाँ से चांस है समस्या बनने का। तो फिर एक बार कंसेप्ट भी बनाते रहिए। धारा 77 में जुडिशियल एक्ट को यानी कि न्यायिक कार्य को बचाव दिया गया है, जबकि धारा 78 के तहत आपका एग्जीक्यूटिव एक्ट को यानी कि कार्यपालकीय कार्य को बचाव दिया गया है। यानी कि अब न्यायिक कार्य एक देख लिया जाए उदाहरण, दूसरा कार्यपालकीय कार्य, और तब 78 पर जो उदाहरण बन सकता है वही जल्लाद का ही बनता है। हो सकता है कि जल्लाद का उदाहरण दे दे और पूछ ले कि जल्लाद बचाव का हकदार होगा कि नहीं होगा। बहुत अंदर जाए तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पहले आप निर्णय देखिए। अगर कोई न्यायाधीश है अपनी अधिकारिता में रहते हुए किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा देता है तो न्यायाधीश ने कोई अपराध नहीं किया आपका 77 के तहत। और न्यायाधीश के निर्णय का जो लोग पालन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, वे लोग भी कोई अपराध नहीं किए अगली धारा 78 के तहत।
तो 78 के तहत न्यायालय के निर्णय को लागू कराने वाले व्यक्तियों को बचाव दिया गया है कि जो व्यक्ति न्यायालय के निर्णय को लागू कराते हैं उन व्यक्तियों ने कोई अपराध किया कि नहीं किया, नहीं किया। अब यही जल्लाद का ही उदाहरण पूछा जाता है ज़्यादा, और इस समस्या को आपको देखना है। ये एक जल्लाद हैं, न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए कैदी बी को फांसी पर लटका देता है। जल्लाद ने कौन सा अपराध किया, इसकी व्याख्या करिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आईपीसी की धारा 77 के तहत कार्यपालकीय कृत्यों को बचाव दिया गया है, और जो व्यक्ति न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए कोई कार्य करते हैं वे किसी अपराध के दोषी नहीं होते, यानी कि उनका कार्य क्या माना जाता है, एक्सक्यूज। प्रस्तुत समस्या में जल्लाद ने न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए कैदी बी को फांसी पर लटकाया है, अतः जल्लाद आईपीसी की धारा 78 के तहत बचाव का हकदार होगा। निष्कर्ष निकाल लीजिएगा अंत में, अतः जल्लाद ने कोई अपराध नहीं किया। अब इसको हम लिखवाएंगे, आपका 1-2 दिन में थोड़ा लेक्चर 1-2 और हो जाए तो कैसे और डिटेल में अच्छे से डील किया जाए, क्योंकि समस्यात्मक 50% जो आपका क्वेश्चन आएंगे वह समस्या बेस रहेंगे, और 50% लिखना है तो समस्या भी 50-60 हर एक कानून की जाननी पड़ेगी। आईपीसी में थोड़ा ज़्यादा जानना है, एविडेंस में भी पूछी जाती हैं। तो आईपीसी में 50% क्वेश्चन, चाहे यूपी हो या कहीं भी, मैं बता दूं इस समय का जो ट्रेंड है आपका 2-3 खंड दे रहा है, और 3 खंडों में से एक कम से कम क्या दे रहा है, प्रॉब्लम। अगला ये आपका 81 देखा जाए, आपका नहीं 80 देखा जाए धारा, आपका 80 से भी फुल क्वेश्चन कम चांस रहते हैं, लेकिन समस्यात्मक क्वेश्चन बन सकता है, और 2-4 समस्याओं को भी कवर करना है। धारा 80 दुर्घटना या दुर्भाग्य को प्रतिरक्षा के रूप में मान्यता देती हैं। अब देखिए मॉडल कैसे बन सकता है, आपका 3-4 मॉडल। पहला मॉडल टिप्पणी में बन सकता है कि दुर्घटना या दुर्भाग्य पर टिप्पणी लिखिए, तो धारा 80 को 1 या 1.5 पेज में आपका हर हाल में समाहित कर देना है। दूसरा आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाता है, और जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनेगा 2-3 क्वेश्चनों से आपको सतर्क रहना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक बस चालक है, वह बस चला रहा है और अचानक बस का ब्रेक ही फेल हो जाता है, तो क्या बस का ड्राइवर कोई अपराध किया कि नहीं। अगर उस बस से 2-3 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कोई अपराध नहीं किया, ये हम बताएंगे इसको। दूसरा आपका जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वह आपका बनता है अवैध कार्य करने में दुर्घटना, और पॉकेट मार का उदाहरण आता है कि ए बी के पॉकेट में आपका पर्स निकालने के लिए हाथ डालता है, पॉकेट खाली है। तो इस बार एपीओ में भी बना था प्री में कि ए ने कौन सा अपराध किया, चोरी किया कि चोरी का प्रयास। चोरी, अगर पर्स रहता पॉकेट में और पर्स निकालता और पर्स नीचे गिर जाता तब चोरी हो जाती, क्योंकि संपत्ति का रंच मात्र भी पृथक होना चोरी के लिए क्या बताया गया था प्री में, पर्याप्त, लेकर भागना आवश्यक नहीं है। तीसरा आपका नियम जानना है, तो एक आपका उसी में आपका ऐड कर देता है इसी में उदाहरण में कि ए के माने बी के पॉकेट में
लोडेड पिस्टल रहती हैं, वह चोरी के लिए बी के पॉकेट में हाथ डालता है, पिस्टल का ट्रिगर दब जाता है, बी की मृत्यु हो जाती है। ए क्या हत्या के लिए दोषी होगा कि नहीं, आप बताइए। एक समस्या ये बनती है। जो तीसरा समस्या आपका है, वह जो दिया गया है दृष्टांत आपका बेयर एक्ट में, वह बन जाता है, यानी कि टंगारी वाला। प्रयागराज की भाषा में टंगारी, टंगारी नहीं, हाँ कुल्हाड़ी, टंगारी कहा जाता है। तो यहाँ की भाषा में क्या कहेंगे, टंगारी। और एक्स कहेंगे इंग्लिश में, और लीगल शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था वो। लेकिन पहले आप बेयर एक्ट देखिए, और बहुत ज़्यादा पूछे तो आपका कह सकते हैं कि समस्या उठा सकता है, मेंस में ज़्यादा चांस है। वैसे हम धारा बता दे रहे हैं। दुर्घटना या दुर्भाग्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में बचाव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस बचाव का आधार यही है कि एक्टस नॉन फैसिटरियम एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंससिटरिया मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस व्यक्ति का आशय उस कार्य को करने का न हो। तो कोई व्यक्ति दुर्घटनावश आपराधिक कार्य तो करता है, लेकिन उसका इरादा उस कार्य को करने का नहीं होता। अतः धारा 80 ऐसे मामलों में अभियुक्त को बचाव देती है, अभियुक्त के कार्य को एक्सक्यूज करती है, क्षम्य करती है। फिर आप धारा 80 के आवश्यक तत्व जोड़ निकाल लीजिएगा। या तो बेयर एक्ट लिखकर 2 लाइन आवश्यक तत्व निकालना है। 8 आवश्यक तत्व हैं। पहला हो गया दुर्भाग्य, दूसरा हो गया दुर्घटना, तीसरा हो गया आशय का अभाव, चौथा हो गया ज्ञान का अभाव, पांचवा कार्य विधिपूर्ण था, छठवां आपका विधिपूर्ण साधन द्वारा किया जा रहा था, सातवां विधिपूर्ण प्रकार द्वारा किया जा रहा था, और आठवां कार्य गुड फेथ में यानी कि सद्भावना पूर्वक किया जा रहा था। 8 तत्व निकाल के और 2-2 3-3 लाइन भी लिखेंगे टिप्पणी में, तो आपका 24 लाइन हो जाएगा, और इतने में ही एक पेज तो आपका निकल ही जाएगा। लेकिन आपका उदाहरण एक जरूर आपका, भले आवश्यक तत्व समय न रहे तो व्याख्या न करिए, 8 निकाल दीजिए। कि अगर ये 8 निकाल कर अब मेन रूप से आपका एक कंसेप्ट पहले बनाइए, तब हम उदाहरणों को देखते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ जो क्वेश्चन बनने का चांस है, इलस्ट्रेशन पर ही मुख्य रूप से क्वेश्चन बनने का चांस है। और जो कुल्हाड़ी वाला आपका दृष्टांत है उसको भी हम बताते हैं अभी, लेकिन एक अलग से कंसेप्ट बनाना जरूरी है। देखिए, अगर ए ने बी की हत्या की है, तो अगर ए का आशय या ज्ञान थोड़ा अप था, यानी कि आशय या ज्ञान की मात्रा थोड़ा ज़्यादा थी, तो ये मामला आएगा आईपीसी की धारा 302 में, और अभियुक्त कत्ल या मर्डर या हत्या के लिए दोषी होगा। अगर ए ने बी की मृत्यु कारित की है और आशय या ज्ञान की मात्रा थोड़ा कम थी, यानी कि लो थी, यानी कि आशय या ज्ञान की मात्रा थोड़ा क्या थी, कम थी, तो ये मामला जाएगा 304 आईपीसी में, और अभियुक्त हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। कब ज्ञान या आशय की मात्रा ज़्यादा है और कब ज्ञान या आशय की मात्रा कम है, ये प्रत्येक मामले के फैक्ट एंड कंडीशन पर निर्भर करती है।
पहले से कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि हम निकाल सकें कि आशय या ज्ञान की मात्रा ज़्यादा थी या कम थी। कई विद्वान निकालने का प्रयास किए लेकिन आज तक कोई निकाल नहीं पाया। ये मैं बता दूं, तमाम लोग इसको निकालने का प्रयास किए लेकिन इसका पैमाना नहीं बता पाए, तो छोड़ दिया गया न्यायालयों पर कि अगर न्यायालय को लगे कि आशय ज्ञान की मात्रा इस मामले में ज़्यादा है तो 302 के तहत दंडित करे और कम है तो कौन सी धारा के तहत 304। अगला कंसेप्ट बनाइए। यदि अभियुक्त का न तो मृत्यु कारित करने का आशय था न ही नाले था, लेकिन अभियुक्त ने उपेक्षा बरती या उतावलेपन से कार्य किया और दूसरा व्यक्ति मारा गया, तो 302 और 304 लागू नहीं होगी। ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 304 ए अप्लाई होगी और व्यक्ति किस धारा के तहत दंड का भागी होगा? उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन कार्य द्वारा मृत्यु के लिए 304 ए। अगर न तो आशय था न ही ज्ञान था न ही आपका अभियुक्त ने उपेक्षा बरता न ही आपका उतावलेपन से कार्य किया, तो अभियुक्त बचाव का हकदार होगा। उसका यह कार्य आईपीसी की धारा 80 के तहत 80 के तहत मात्र और मात्र क्या माना जाएगा? दुर्घटना या दुर्भाग्य, और अभियुक्त बचाव का क्या होगा? हकदार। ये कंसेप्चुअल आईपीसी में क्वेश्चन हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप और पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर रखिए। और इतना लेक्चर सुनने के बाद भी अगर कलम रुक जाए तो अफसोस ही होगा हमें भी, क्योंकि लेक्चर के बाद कलम रुकती नहीं है। आपका जब भी लिखेंगे तो सर का लेक्चर याद रहता रहेगा और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आ गए अगर, तो आपका गलत न हो। फिर एक बार देखिए, अब समस्यात्मक क्वेश्चनों को उठाया जाए। पहला जो समस्या पूछी जा सकती है कुल्हाड़ी वाला, प्री में भी कई बार आ चुका है। प्री में आपका भरमा देगा कि बूढ़े खेल रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे, तो औरतें क्रिकेट खेल रही थी, बगल में औरतें खड़ी थी, तो चाहे कोई भी खड़ा हो, आपने सद्भावना पूर्वक कार्य किया है तो आप बचाव के क्या होंगे? हकदार। तो आइए देखा जाए उदाहरण, और 80 को पूरी तरह जोड़ना है जो भी तत्व हैं। ये एक व्यक्ति हैं जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, यानी कि लकड़ी काट रहा था, तब तक कुल्हाड़ी का फल आपका निकल जाता है, बगल में खड़े व्यक्ति को लग जाता है और बगल में खड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में एक दायित्व बताइए, यानी कि जो व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था उसका लाइबिलिटी क्या होगी? वह किस अपराध के लिए दोषी होगा? इसका वर्णन करिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत समस्या भारतीय माने दंड संहिता की धारा 80 पर आधारित है और 80 के एसेंशियल एलिमेंट लिखना ही होगा। तो 80 में ये आवश्यक तत्व हैं। फिर समस्या को एक एक आवश्यक तत्वों में सेट करेंगे, और देखिए मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। अगर पूरी तरह ये समस्या धारा 80 के 8 आवश्यक तत्वों में सेट हो जाए तो आप अभियुक्त को बचाव दिलवा दीजिएगा, और न सेट हो तो बचाव न दिलवाए। अब एक एक करके आइए। भाई, कुल्हाड़ी से जो लोहा होता है, जो फल होता है, वह अचानक निकल के उछल जाता है, तो ये मात्र और मात्र दुर्घटना कहा जाएगा, पहला नियम। दूसरा आपका ये है कि जो व्यक्ति कुल्हाड़ी चला रहा है, क्या उसका इरादा ये है
कि कुल्हाड़ी का फल हमारे कार्य से निकल जाए और बगल का खड़ा व्यक्ति माना जाए, नहीं। फिर आइए नॉलेज पर। क्या एक को इस बात का ज्ञान है कि कुल्हाड़ी का फल निकलेगा और बगल खड़े व्यक्ति को लग जाएगा? नॉलेज भी नहीं है। अब आइए, आपका 3 तत्व निकले। चौथा देखिए, आपका जो कुल्हाड़ी से ये लकड़ी काट रहा था, पहले तो वह कार्य वैध था कि अवैध था, यानी कि लाफुल था कि अनलाफुल था? तो लकड़ी तलवार और बंदूक से नहीं काट रहा था, किससे काट रहा था? कुल्हाड़ी से। और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना, बताइए, वैध कार्य माना जाता है कि अवैध? तो कुल्हाड़ी से नहीं काटेंगे तो क्या तलवार से काटेंगे? भाई कुल्हाड़ी से तो काटी जाएगी। अगला देखिए आपका। अब ये पहले आपको ये देखना है कि एक कार्य कानूनी सही था कि नहीं। तो सही था, क्योंकि कुल्हाड़ी से क्या काटना है, ये वैध कार्य था। अगला पॉइंट ये है कि जिस साधन का प्रयोग कार्य करने के लिए ए कर रहा था, वह साधन विधिपूर्ण था कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ए से ए मने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का जो साधन है वह कानूनन सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि तलवार और बंदूक से नहीं काट रहा था, बल्कि किससे काट रहा था? कुल्हाड़ी से। और लकड़ी कुल्हाड़ी से काटी जाती है। इसके बाद आपका जो वह तरीका, एक तो विधिपूर्ण कार्य किया, ये भी सही है। आपका विधिपूर्ण साधन का प्रयोग किया, ये भी सही है। अब अगला पॉइंट है कि विधिपूर्ण तरीके से लकड़ी काट रहा था, यानी कि जिस तरीके से कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी चाहिए थी, उस तरीके से वह लकड़ी को काट रहा था। अब कुल्हाड़ी भांजने लगे और कहे कि कुल्हाड़ी से लग गया। कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा कर मार देता है, चला कर मार देता है, या एक हाथ से काट रहा है, तो सद्भावना कहाँ कहा जाएगा? या लूज शटिंग किया है, यानी कि हाथ में धीरे से पकड़ा है कि कहीं उड़ जाए तो कोई बात नहीं, तब सद्भावना में नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो साधन वह प्रयोग कर रहा है वह साधन विधिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि 3 बातें। कार्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए, साधन भी विधिपूर्ण होना चाहिए, और लकड़ी जो तरीका है कार्य करने का, वह ढंग या मेथड भी क्या होना चाहिए? विधिपूर्ण। तो आपका, यानी कि जिस प्रकार कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जानी चाहिए थी, उसी प्रकार कुल्हाड़ी को लकड़ी पर वह गिरा रहा है, कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाकर नहीं मार रहा है। और अंतिम, जब वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था तो गुड फेथ में कार्य कर रहा था कि बोन मने आपका दुर्भावना में? तो सद्भावना में कार्य किया हो। सद्भावना का मतलब ये हुआ कि लकड़ी काटते समय जितनी सतर्कता और सावधानी उसे बरतनी चाहिए थी, उतनी सतर्कता और सावधानी वह क्या किया है? बरता है। फिर भी उसमें का लोहा निकल गया, बगल खड़े व्यक्ति को लग गया, तो ऐसी कंडीशन में उसने कोई अपराध नहीं किया। अंत में लिखेंगे, क्योंकि उपर्युक्त समस्या में दुर्घटना के सभी आवश्यक तत्व मिलते हैं, अतः ए ने कोई अपराध नहीं किया। और ए को धारा 80 बचा 80 का क्या मिलेगा? बचाव। तो जो बेयर एक्ट में दृष्टांत है वो हमने बताया, एक दो और दृष्टांत अलग से देखना है। तमाम आप देख सकते हैं, क्रिकेट मैच का उदाहरण देख सकते हैं कि बॉलर ने बॉलिंग किया और जाकर गेंद बैट्समैन के सिर पर लग गई, बैट्समैन की डेथ हो गई। तो बॉलर ने कोई अपराध नहीं किया, या बैट्समैन बैट चला रहा था, स्लिप कर गया बैट ही उसके हाथ से, फील्डर को लग गया चोट,
तो बैट्समैन ने कोई आपका अपराध नहीं किया या छक्का मारा और स्टेडियम में जाकर गेंद लग गई, एक आदमी का सिर ही फूट गया, तो क्या? नहीं, दोनों में बचाव है। हाँ, नहीं, फिर एक बार देखिए आपका, फिर हम बता दें। ये जो बचाव दिया जा रहा है, कुछ इसमें ऐसे बचाव हैं जो अपकृत में भी हैं और अपराध में भी। तो जो भूल, दोनों में बचाव नहीं है। ये भी देखिए आदमी भूल जा रहा है, इसको कोरिलेट हमें करते रहना चाहिए था हल्का सा। फिर एक बार देखिए उसको, फिर हम शुरुआती दौर से एक लाइन को रिलेट करके फिर बैक होते हैं भाई। चाहे तथ्य की भूल हो या विधि की, आपका अपकृत विधि में मिस्टेक कोई बचाव नहीं है, लेकिन आपका आईपीसी में है। पहला नियम, न्याय कार्य अपकृत में भी बचाव है और आईपीसी में भी, आपराधिक मामलों में। कार्यपालकीय कार्य भी, दोनों में बचाव है। और ये जो दुर्घटना हम बता रहे हैं, ये भी दोनों में बचाव है। यानी कि आपका दांडिक मामलों में भी और सिविल मामलों में भी, याद रखिए दोनों में बचाव है। लेकिन एक दो ऐसे टार्ट हैं जहाँ की कोई आपका बचाव नहीं मिलेगा। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, आत्यांतिक दायित्व या पूर्ण दायित्व तो अलग बात है, वो अपवाद स्वरूप है, उसमें नहीं जाना। लेकिन दुर्घटना बचाव है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर बैक हुआ जाए, दूसरा उदाहरण देखिए, खेल का उदाहरण आ जाए तब भी यहीं, आपका बस चला रहा है, ब्रेक फेल हो गया, टायर ही अचानक फट गया, तब भी 80 बचाव देगी। फिर आपका, लेकिन आपका अगला और लास्ट उदाहरण दिया जाए आपका पॉकेट मार का। देखिए आपका ए बी के पॉकेट में चोरी, पर्स चोरी करने के इरादे से हाथ डालता है और बी के पॉकेट में लोडेड बंदूक रखी गई है और उस बंद ट्रिगर दब जाता है, बी मर जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया? तो अब दुर्घटना का बचाव ए को मिलेगा। ए केवल अटेम्प्ट टू थेफ्ट यानी कि चोरी के प्रयास के लिए दंडित होगा, लेकिन मर्डर के लिए दंडित नहीं होगा, क्योंकि जो गोली चल गई न तो इसका आशय था न ज्ञान था, कुछ नहीं था। तो दुर्घटना का बचाव 80 में लेने का वह क्या होगा? हकदार। यानी कि बी मर गया, उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्टस नॉन फैसिट रियम और नाइसी मेंस सिट्रिया। ये उदाहरण भी पूछा जा सकता है। इसके बाद धारा 81 आती है, आवश्यकता कब बचाव देगी, निसेष्टी कब बचाव देगी। तो जो आवश्यकता है ये सिविल मामलों में अपकृत में भी बचाव है और आपराधिक मामलों में भी आईपीसी की धारा 81 में बचाव देती है। और जो 82-83 लड़कपन है, बाल्यावस्था, अपकृत में कोई बचाव नहीं है, लेकिन अपराध में क्या है? बचाव। तो भाई अब कोरिलेट करके भी मैं बता रहा हूँ आपका टार्ट से, क्योंकि कोरिलेट करके भाई जरूरी है बताना, ताकि हाँ इसमें इंक्लूड रहेगा उसमें। जैसे कि आपका आवश्यकता विधि को नहीं मानती, तो ये अपकृत में भी लिखना पड़ेगा और आईपीसी की धारा 81 में भी। मैक्सिम सेम चलेंगे, जैसे वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया तो 87 आईपीसी में। और फिर टाट में जो है वहाँ तो धारा है नहीं, तो सिद्धांत लिखते समय लिखना ही होगा। तो चूंकि समय भी हो गया आपका, तो 10-15 मिनट ब्रेक रहेगा, फिर आपका एविडेंस चलेगा भाई। स्टॉपेज चल रहा था, समाप्त हो, साक्षिक मूल्य बताना है। उसके बाद आपका सक्षम साक्षी आता है,